नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ ऋषु त्यागी। पक्ष विपक्ष देख रहे हैं आप। छत्तीसगढ़ में अप्रत्याशित हार के बाद कांग्रेस का विवाद अब सतह पर आ गया है। बघेल और टीएस सिंहदेव गुट एक दूसरे पर हार का ठीकरा फोड़ने में जुटे हुए हैं। भूपेश बघेल के विश्वास पात्र और पूर्व कांग्रेस विधायक बृहस्पति सिंह ने छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की हार के टीएस सिंहदेव और कुमारी शैलजा को जिम्मेदार ठहराया है, तो बघेल सरकार में निवर्तमान मंत्री जयसिंह अग्रवाल ने हार का दोषी भूपेश बघेल को बताया। वहीं छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव में हार के बाद आलाकमान ने बघेल और सिंहदेव समेत छत्तीसगढ़ के 11 नेताओं को दिल्ली दरबार तलब किया है, जहां उनकी जमकर क्लास लगाई गई। छत्तीसगढ़ में हार के बाद कांग्रेस में घमासान मचा हुआ है। हार का ठीकरा एक दूसरे पर फोड़ने का सिलसिला शुरू हो चुका है और इस हार ने छत्तीसगढ़ कांग्रेस के अंदर की गुटबाजी को एक बार फिर बेपर्दा कर दिया है। भूपेश बघेल के विश्वास पात्र और पूर्व कांग्रेस विधायक बृहस्पति सिंह ने छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की हार के बाद पार्टी के नेताओं को हार का जिम्मेदार ठहराया है। बृहस्पति सिंह ने रायपुर में बात करते हुए कहा कि छत्तीसगढ़ चुनाव में हार के लिए टीएस सिंहदेव और कुमारी शैलजा ने पार्टी हित में कोई काम नहीं किया। बृहस्पति सिंह ने कहा, कांग्रेस के खुद अंदर के ही लोगों की वजह से हम छत्तीसगढ़ में चुनाव हारे हैं। कांग्रेस के नेताओं ने अमित शाह से मुलाकात की थी और अपने ही लोगों के खिलाफ काम करना शुरू कर दिया। टीएस सिंहदेव कहते थे कि हमने सारे वादे पूरे नहीं किए। कुमारी शैलजा सिर्फ फोटो खिंचवाने छत्तीसगढ़ आती थी। वो टीएस सिंहदेव को हीरो की तरह प्रमोट करने में लगी रही। टीएस सिंहदेव और कुमारी शैलजा ने सिर्फ छत्तीसगढ़ को बदनाम करने का काम किया। बृहस्पति सिंह ने आगे ये भी कहा कि मैं दिल्ली जाकर हाईकमान से इस बारे में बात करूंगा और छत्तीसगढ़ की वास्तविकता बताएंगे और ऐसे दोषियों के खिलाफ जिन्होंने कांग्रेस को नुकसान पहुंचाया उन पर सख्त कार्रवाई करने को लेकर राहुल गांधी और पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे से मांग करेंगे। वहीं कार्यकारी बघेल सरकार में निवर्तमान मंत्री जयसिंह अग्रवाल ने भी बिना नाम लिए छत्तीसगढ़ में शीर्ष नेतृत्व को जिम्मेदार ठहराया। उन्होंने कहा कि जिस तरह से हमने 2018 का चुनाव लड़ा तब हम विपक्ष में थे। अब हम सत्ता में होने के बावजूद ये चुनाव नहीं लड़ सके। पिछली बार भूपेश बघेल हमारे पीसीसी प्रमुख थे और टीएस सिंहदेव विपक्ष के नेता थे। इस बार चुनाव केंद्रीकृत था। मंत्रियों को वो शक्ति नहीं मिली जो उन्हें मिलनी चाहिए थी। पार्टी में खींचतान चल रही थी। हमारे नेता बघेल का ध्यान किसानों पर केंद्रित होने के कारण कांग्रेस ने शहरी सीटों पर खराब प्रदर्शन किया। हमें लगा कि हम सभी ग्रामीण सीटें जीतेंगे, इसीलिए हमें शहरों में वोटों की जरूरत नहीं है। इस बीच छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव में हार के बाद आलाकमान ने छत्तीसगढ़ के 11 नेताओं को दिल्ली दरबार तलब किया। शुक्रवार को कांग्रेस के केंद्रीय नेतृत्व ने राज्य के नेताओं के साथ समीक्षा बैठक की। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी के साथ हुई बैठक में बघेल, टीएस सिंहदेव, पूर्व मंत्री उमेश पटेल, मोहन मरकाम, पीसीसी प्रमुख दीपक बैज, सत्यनारायण शर्मा, मोहम्मद अकबर, मोहन मरकाम और धनेन्द्र साहू सहित छत्तीसगढ़ के कुल 11 नेता शामिल हुए। इस बैठक में हार के कारणों पर चर्चा हुई। हालांकि बैठक से बाहर निकले नेताओं ने बैठक में सब कुछ ठीक बताया, लेकिन सूत्र बताते हैं कि बैठक में शीर्ष पर बैठे नेताओं को कड़ी आलोचना का सामना करना पड़ा। सूत्र के अनुसार लोकसभा चुनाव को ध्यान में रखते हुए कांग्रेस छत्तीसगढ़ में संगठन में बदलाव करने के मूड में नहीं है, लेकिन लोकसभा चुनाव के बाद संगठन में बड़े पैमाने पर बदलाव किया जा सकता है। अब देखना है केंद्रीय नेतृत्व हार का ठीकरा किसके सर पर फोड़ता है। ब्यूरो रिपोर्ट, एपीएन। तो छत्तीसगढ़ में कांग्रेस को मिली करारी हार के बाद नेता एक दूसरे के ऊपर आरोप लगा रहे हैं और कह रहे हैं, कोई कहता है कि भूपेश बघेल की वजह से कांग्रेस हार रही है, तो कोई कह रहा है कि कुमारी शैलजा और टीएस सिंहदेव की वजह से छत्तीसगढ़ में कांग्रेस को हार का सामना करना पड़ा। इसी को लेकर करेंगे हम चर्चा। पैनल में कई विशेष अतिथि हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सबसे पहले उनका परिचय आपके साथ करा देते हैं। हमारे साथ राजनीतिक विश्लेषक राजलक्ष्मी जोशी जुड़ चुकी हैं। बहुत स्वागत मैम आपका। हमारे साथ कांग्रेस के प्रवक्ता राजेश यादव जुड़ चुके हैं। आपका भी बहुत स्वागत राजेश यादव जी। हमारे साथ बीजेपी के नेता प्रदीप सिंह भी जुड़ चुके हैं। आपका भी बहुत स्वागत प्रदीप जी। राजेश जी,
कांग्रेस नेता और पूर्व विधायक बृहस्पति सिंह ने छत्तीसगढ़ में पार्टी के हार के लिए कांग्रेस के 2 बड़े नेताओं को जिम्मेदार ठहराया है। इसमें कुमारी शैलजा और टीएस सिंहदेव शामिल हैं। बृहस्पति सिंह कह रहे हैं कि शैलजा सिर्फ टीएस सिंहदेव को हीरो की तरह प्रमोट करती रही, पार्टी हित में कोई काम नहीं किया, सिर्फ षड्यंत्र रचा, पार्टी इन्हें तुरंत बाहर का रास्ता दिखाए। हार का मंथन आप लोगों ने ये किया है कि इसके लिए सिर्फ 2 लोग जिम्मेदार हैं, बाकी लोगों की कोई जिम्मेदारी नहीं बनती है क्या? नहीं, बिल्कुल बाकी लोगों की भी जिम्मेदारी बनती है। प्रदेश अध्यक्ष हैं और मुख्यमंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री रहे भूपेश बघेल जी, और भी प्रदेश अध्यक्ष, प्रभारी, वहाँ के और भी मिनिस्टर, सब लोगों से सलाह मशवरा की जा रही है क्या कमियां रही और किस कमियों की वजह से हम हारे। इसकी जो है जो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हैं उन्होंने वहाँ के लोगों को भी, जो 1 दर्जन लोगों को करीबन यहाँ बुलाया था दिल्ली, उनसे वार्तालाप कराया और बात हो रही है क्या कारण रहे कि जो हमें मीडिया से लेके सारे सर्वे में कांग्रेस पार्टी को जीतता हुआ दिखाया था और वहाँ पर अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाई। तो इसकी समीक्षा कर रहे हैं और जो भी कमियां हैं उन कमियों पर पार्टी विचार कर रही है और कमियां दूर करने के लिए आगे कार्रवाई की जाएगी। उसमें जो भी बिल्कुल ये होना भी चाहिए, लेकिन एक दूसरे के ऊपर ही आरोप लगाने लगे और वो भी ऐसे टाइम में जब अब लोकसभा के चुनाव बेहद नजदीक खड़े हुए हैं, तो ऐसे में तो पार्टी को और ज्यादा मेहनत करनी चाहिए और ये सोचना चाहिए कि कहाँ हमारी हार हुई, क्या कुछ कारण रहे। महिलाओं की शक्ति को आप भांप नहीं पाए, बीजेपी उस शक्ति को बहुत अच्छे तरीके से भांप पाई। इसी वजह से देखिए बीजेपी को किस तरीके से छत्तीसगढ़ के भीतर बम्पर वोट दिए महिलाओं ने। देखिए ये बात सत्य है कि भारतीय जनता पार्टी वहाँ ज्यादा से सीटें निकाल पाई और कांग्रेस पार्टी को आप देखेंगे 5 राज्यों में कांग्रेस पार्टी को 10 लाख, भारतीय जनता पार्टी से 10 लाख वोट ज्यादा मिले हैं। उसके बावजूद भी कांग्रेस पार्टी जो है मुख्यमंत्री बनाने में और जो सदस्य जिताने में नाकाम रही और एक प्रदेश तेलंगाना छोड़ के बाकी राज्यों में क्या कमी रही उस पर विचार कर रहे हैं कि हमें भारतीय जनता पार्टी से 10 लाख वोट ज्यादा मिलने के बावजूद हुई और हम उन्हें सीटों में परिवर्तन नहीं कर पाए। उस पर कहाँ कमियां हैं, उन कमियों पर पार्टी काम कर रही है और उसी के सिलसिले में 1 दर्जन लोग जो छत्तीसगढ़ कांग्रेस कमेटी के जो लोग हैं, पदाधिकारी हैं, सारे सभी को बुलाया गया है। उनसे बात करी जाएगी। वो कमियों को, इसलिए तो मीटिंग हो रही है, तो वो कमी कैसे रह गई, उन कमियों को कैसे मीटिंग क्या हो रही है? यहाँ तो कांग्रेस के दिग्गज नेताओं को दिल्ली में तलब कर लिया गया है, क्लास लग रही है बाकायदा उनकी, और आप कह रहे हैं कि चर्चा हो रही है। इस तरीके से चर्चा कैसे होती है राजेश यादव जी? ये मैं आऊंगी, आपसे पूछूंगी, लेकिन प्रदीप जी अभी एक बयान सुन रहे थे, कांग्रेस के सांसद हैं विवेक, जिन्होंने एक बार फिर से ईवीएम पर ठीकरा फोड़ दिया है। हार हुई तो ईवीएम पर ठीकरा फोड़ दो, ये तो हमेशा की बात हो गई है, और अब वो कह रहे हैं कि ईवीएम को लेकर कोर्ट का दरवाजा खटखटाएगी कांग्रेस। आपकी प्रतिक्रिया इस पर? जब चुनाव आयोग ने ईवीएम को रखा था कि आज ये हैक करिए, दिखाइए, इसको तोड़ के बताइए, तो कोई भी गंभीर राजनीतिक दल उस दिन वहां गया तक नहीं प्रेस कॉन्फ्रेंस में। और जैसे आपने कहा कि हर बार हार का टिकड़ा, ये बेचारी अगर ईवीएम जीवित यदि कोई व्यक्ति, पुरुष महिला होती तो पता नहीं उसका दिल कितना मजबूत होता, कितना बड़ा होता। हर बार करोड़ों गालियां खाती है, फिर अगली चुनाव में सेवा देने आ जाती है। ऐसा कहीं होता है क्या? लेकिन वो कांग्रेस की आदत बन गई है कि अपनी कमियों को दबाने के लिए, छिपाने के लिए, अपने बड़ों के नाम को दबाने, बचाने, छिपाने के लिए, खानदान के नाम दबाने, बचाने, छिपाने के लिए बेचारी ईवीएम खड़ी हो जाती है। ईवीएम रक्षा में आ जाती है, ईवीएम हमेशा रक्षा करती है, ईवीएम हमेशा इज्जत बचा देती है। बीते 2002 से तो मैं ये देख ही रहा हूँ कि क्या चल रहा है ये। तो ईवीएम को दोष देना तो एक सेट मॉडस ऑपरेंडी है, एक बढ़िया सा, आपके पास कुछ नहीं बचा, ईवीएम पे दोष दे दो, आपकी जान बच जाएगी। जनता क्या चाहती है? लोकतंत्र में जनता का मत महत्वपूर्ण होता है, जनता किस प्रकार से अपेक्षा करती है, इस पे कोई सोच विचार, कोई कुछ नहीं। परिवार ही परिवार है और जो है सो जो है ही है। तो अगर आप जनता की बातों को
नहीं समझेंगे तो आपको ईवीएम को दोष देना पड़ेगा। ये सेट मॉडस ऑपरेंडी है। सेट कोई भी दल हो, हम तो नहीं कहते, हम तो स्वीकार कर लेते हैं जहां हमारी हार होती है वहां हमने स्वीकार किया है। लेकिन ये क्या है कि संवैधानिक संस्थाओं पे उंगली उठाना, ये इनका नाता है बहुत पुराना, इसको कोई नया नहीं बना सकता। तो अब देखिए अंतरकलह है, अंतरकलह साफ दिख रही है। हालांकि किसी दूसरी पार्टी से हमसे क्या लेना देना, मैं तो अपनी पार्टी का कार्य करता हूँ। लेकिन जब अंतरकलह घर के बाहर आ जाएगी तो निश्चित तौर पर विवाद होगा तो फायदा तो आपको ही है ना। सवाल इसलिए आपसे भी है, विवाद इनके भीतर होगा तो फायदा तो कहीं ना कहीं आपको भी है ना प्रदीप जी। अरे लोकतंत्र में विभिन्न पार्टियां हैं। हाँ। हम अपनी जनता हमारी बात को अच्छे से समझ जाती है, इसमें हमारा क्या कसूर है? इनकी कमी पे हमारे 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 फेल्योर को क्यों उसमें लाया जाए? हम तो अच्छा काम कर रहे हैं, जनता समझ रही बात को और जनता जो है उसी हिसाब से अपना निर्णय दे रही है। अभी 3 चुनाव आए हैं, अभी 24 में फिर चुनाव होगा अगले वर्ष 4-5 महीने बाद। उसमें भी देखिएगा, हम देखिए मैं काफी समय से आपके साथ ऋषु जी चर्चा कर रहा हूँ और मुझे देखिए मुझे अवसर, मैं उस अवसर की तलाश हूँ जबकि श्रृंखला में नहीं, एक पे 8-1 अगर डिस्कशन हुआ तो चुनाव के बाद या उस स्थिति बदलने के बाद भी जब डिस्कशन होना चाहिए और सेम पैनलिस्ट के बीच में, तब मजा आया फिर जवाब देने का। अब कांग्रेस का अंतर कला है, सबसे पुरानी पार्टी है, 1969 में इंडियन नेशनल कांग्रेस हुई, वैसे 1885 से है। लेकिन आप देखिए मेरा जो चिंतन है, जो मेरी व्यवस्था, अगर आप छड़ दे 5 सेकंड का, तो लोकतंत्र में एक अच्छे मजबूत विपक्ष का होना अति आवश्यक है। ऐसा नहीं है कि कांग्रेस में वकील लोग नहीं है, पढ़े लिखे लोग नहीं, लेकिन कुछ उन बातों पे तो हम भी कटाक्ष करेंगे ना कि एक को बचाने के लिए, एक का चेहरा बचाने के लिए 20 वर्षों से उसका लॉन्च पैड चल रहा है, बेचारा लॉन्च ही नहीं हो पाया। पता नहीं कौन सा क्रायोजेनिक इंजन लगा है, अब तक तो बदल आना चाहिए था, कहीं से आ जाना चाहिए था इंजन, वो काम हो जाता। बट लेकिन इसमें अल्टीमेटली तो नुकसान भारतीय लोकतंत्र में जनता का होता है। ये अच्छे सवाल पूछते, संसद में इन्होंने कार्रवाई न होने देने की कसम खा रखी है, तो हमारा बहुमत है, पास हो जाता है। हम जो बिल लाते हैं, हम देश की प्रगति के लिए, देश की सुरक्षा के लिए, देश के विकास के लिए बिल लाते हैं, वो पास हो जाता है, तो अच्छी बात है। लेकिन अगर इनके तर्क होते तो मैं ऐसा मानता हूँ, हमारी पार्टी के दिग्गज नेता है, पढ़े लिखे लोग हैं, वो जानते हैं देश के लिए मोदी जी के नेतृत्व में क्या होना, सब अच्छा ही होना। लेकिन अगर इनका भी उसमें योगदान होता, सदन में चर्चा होती, तो वो और अच्छी बात होती। चलिए ठीक है, जो बातें आप यहाँ पर कर रहे हैं इस पर मैं जवाब लूंगी राजेश यादव जी से, लेकिन मुझे ब्रेक पर भी जाना है, इसलिए एक सवाल राजलक्ष्मी जोशी जी आपसे भी। कांग्रेस पार्टी में संगठन स्तर के बदलाव लोकसभा चुनाव के बाद होंगे। देश में अप्रैल मई में लोकसभा चुनाव प्रस्तावित है। छत्तीसगढ़ में लोकसभा की कुल 11 सीटें हैं, 11 में से 9 सीटें बीजेपी के पास हैं, तो वहीं बस्तर और कोरबा लोकसभा सीट कांग्रेस के पास है। फिलहाल कांग्रेस की कोशिश छत्तीसगढ़ में इन सीटों की संख्या बढ़ाने को लेकर है, लेकिन जो हालात हैं उसे देखकर आप क्या आकलन करना चाहेंगे? क्योंकि लोकसभा की परीक्षा तो किसी अग्नि परीक्षा से कम नहीं होती है और कांग्रेस के लिए ये परीक्षा बहुत बड़ी है इस बार। जी बिल्कुल, ऐसा है ना रेशु जी कि देखिए अभी ये तीनों राज्य जहाँ पर तीनों नहीं, ऐसा देखा जाए तो चारों राज्य, मिजोरम में भी तो बहुत बड़ी हार हो गई जी। तो देखिए और लेकिन ये जो चर्चा हो रही है ये 3 राज्यों की हो रही है, तो फिर ये तीनों राज्यों में अगर आप देखते हैं तो फिर ये जो हार हुई इसके बाद बहुत सारे लोग जैसे ओएसडी होंगे या कोई मिनिस्टर होंगे या कोई जिसको टिकट नहीं मिला, वो अभी हार के बाद आके निकल के बड़ी बड़ी स्टेटमेंट्स दे रहे हैं कि इन्होंने ऐसा किया, इन्होंने कोऑपरेशन नहीं किया, इन्होंने हाई कमांड के साथ गद्दारी की। ये सारे जो भी उनका फीडबैक था या जो अभी जो इनपुट दे रहे हैं, ये मेरे ख्याल से ये इलेक्शन से पहले होना चाहिए था, कैंपेनिंग के टाइम पे होना चाहिए था या कैंपेनिंग से पहले होना चाहिए था। तो ये आज जो ये सारे जो फीडबैक आ रही है, एक तरफ से मुझे ये भी लग रहा है कि वो शायद ऐसा भी हो सकता है कि किसी की, जैसे आप कह रहे हैं कि किसी का मतलब उनके ऊपर से वो जो ब्लेम नहीं आए इसीलिए वो ऐसा स्टेटमेंट दे रहे होंगे, या ऐसा भी है कि देखिए ये कोई भी इस विषय के लिए बहुत सीरियस नहीं है। इन्होंने टेकन फॉर ग्रांटेड कर दिया था कि हम तो भाई जीतने वाले हैं। तो वो जो एफर्ट होनी चाहिए थी कि कोई भी कसर हमने बाकी नहीं रखनी चाहिए, वो लैकिंग है। तो ये जो स्टेट का अभी मुझे लगता है कि ये बहुत ही अभी बहुत ही लास्ट मिनट होगा अगर वो ऑर्गेनाइजेशन चेंज हो जाता है वगैरह वगैरह। लेकिन फिर भी कोई भी विषय के लिए वैसे देखा जाए तो मतलब वो ऐसा आप कह नहीं सकते, क्योंकि जब भी आपको लगे कि कोई भी बात बिगड़ रही है तो आप तभी सुधार लो उस चीज को। कोई अगर आपको लगे कि ये
ठीक इसका काम नहीं कर रहा है, तो फिर उनको आपको लोगों को बदलना, उनको अलग अलग जिम्मेदारी देना, ये भी आपको करना चाहिए। ये क्या कर रहे हैं कि किसी भी एक व्यक्ति को उस एक ही जिम्मेदारी दे देकर उनको उनके जैसे मैंने कहा कि कोई भी एक चेहरे के ऊपर आप इलेक्शन लड़ते जाएंगे, राज्य में हो या राष्ट्रीय स्तर पर हो, आप एक या दो व्यक्तियों के चेहरे पर आप इलेक्शन लड़ते जा रहे हैं। जैसे अभी जैसे फॉर एग्जांपल मध्य प्रदेश में आप कमलनाथ का चेहरा बदल ही नहीं सकते। इधर छत्तीसगढ़ में भी बाघेल जी और टीएस सिंहदेव जी, उन दोनों के बीच का जो क्लेश था उसका कितना बुरा असर पड़ा। आज दोनों के ऊपर बड़े बड़े लांछन लग रहे हैं कि एक कह रहे हैं कि टीएस सिंहदेव जी की वजह से हारे, एक कह रहे हैं भूपेश बघेल की वजह से हारे। और देखिए ना कि दोनों जो गुट हैं वो बट गए हैं। अब जब ऐसा समय है कि लोकसभा चुनाव आने वाले हैं तो आपको तो और तैयारियां करनी चाहिए। आप हारे हैं तो किस तरीके से जीत सकते हैं, उसको लेकर रणनीति बनानी चाहिए, उसको लेकर मंथन करना। छत्तीसगढ़ में हार के बाद कांग्रेस दो गुटों में बंटती हुई नजर आ रही है। एक गुट भूपेश बघेल का, एक गुट कुमारी शैलजा और टीएस सिंहदेव का। और ऐसे में दोनों ही गुट के तमाम दिग्गज एक दूसरे के ऊपर आरोप और प्रत्यारोप कर रहे हैं कि आपकी वजह से कांग्रेस छत्तीसगढ़ के भीतर ये चुनाव हार गई। कई खास मेहमान पैनल में हमारे साथ जुड़े हुए हैं। राजेश यादव जी, टीएस सिंहदेव कह रहे हैं कि छत्तीसगढ़ में पार्टी की हार का जिम्मेदार मैं खुद को मानता हूं, मैं रिटायर्ड नहीं हो रहा हूं और मैं आगे भी चुनाव लड़ूंगा और पार्टी के लिए लोगों के बीच जाकर काम करूंगा। कुमारी शैलजा कह रही हैं कि हार के बाद हम निराश जरूर हुए हैं लेकिन हताश नहीं हुए, हम हार के कारणों की समीक्षा कर रहे हैं, आने वाले चुनावों में हम लोगों के बीच जाकर मजबूती से काम करेंगे। टीएस सिंहदेव और कुमारी शैलजा तो खुद आत्मग्लानि से भरे हुए हैं, उनको कोसने से किसी को क्या फायदा होगा? देखिए, बड़े नेता ने किसी ने भी इस तरह की बात नहीं करी है। जब मीटिंग होती है तो क्या कमियां रही तो लोग खुल के बोलते हैं। कांग्रेस पार्टी में यही तो एक खूबी है, जब भी अपने नेता हों कोई भी हों उन्हें पूरा मौका बात रखने का देती है। दूसरी पार्टियों में ऐसा नहीं है। दूसरी पार्टी में लोकतंत्र नहीं है, वो अपनी बात नहीं रख सकते। तो कांग्रेस पार्टी में लोकतंत्र तो है, सुनते हैं, पूरी दिल खोल के बात रखो अपनी, जो भी कमियां हैं उन पर चर्चा करो। तो ये चर्चा है, कहाँ कमी रह गई, किसकी वजह से रह गई, सब करते हैं। उनमें क्या है, क्या सत्यता है और क्या सत्यता नहीं है, ये पार्टी हाईकमान यही तो। अच्छा, आप ये बताइए मुझे, राज्य के भीतर कौन नेता बड़ा होता है? राज्य के संगठन बड़ा होता है। नहीं, राज्य के भीतर कोई विधायक या उप मुख्यमंत्री ये लोग बड़े होते हैं आपकी नजर में या नहीं होते? मैं ये पूछना आपसे चाह रही हूँ। राज्य हो, कहीं का भी राज्य हो, जो संगठन है वहाँ का जो पार्टी का अध्यक्ष है ये तो सरकारी पद है, और जो वहाँ का संगठन का जो अध्यक्ष है वो संगठन के लिए वही हार जीत का सारा काम करता है। बहुत सारी चीजें हैं, वही संगठन को चलाने का काम करता है। तो संगठन है, वहाँ सारे लोग हैं। शैलजा जी ने आप बता ही रहे हैं कि खुद जिम्मेदारी ले रहे हैं, वहाँ के लोग और कह रहे हैं, और कुछ और भी जो एमएलए या जिनको टिकट नहीं मिला, बहुत सारी चीजें एक दूसरे पे आरोप लगाना, ये सब मतलब जो आपके यहाँ पर विधायक रहे हैं और वो एक दूसरे के ऊपर इस तरह के आरोप मढ़ रहे हैं, आपके लिए वो बड़ी बात नहीं है? आपको लगता है कि वो कुछ इस तरह की बात कर रहे हैं तो कहने दीजिए, और अगर इस तरीके का विवाद नहीं होता तो दिल्ली क्यों तलब किया जाता, ये बता दीजिए। देखिए, लोकतंत्र यही तो है कि अपनी बात रखते हैं। वही मैं आपको बता रहा, दूसरी पार्टी में लोकतंत्र नहीं है, वहाँ नहीं रख सकते, वहाँ बात रखेंगे तो वहाँ। चलिए, ऐसी मैंने लोकतंत्र की परिभाषा वैसे इससे पहले नहीं सुनी थी जैसी आप बता रही हैं राजेश यादव जी। प्रदीप जी से एक प्रतिक्रिया ले लेती हूँ जरा। बात रख सकते हैं जी। दूसरी पार्टियों में लोकतंत्र में क्या है, कांग्रेस पार्टी में लोकतंत्र इसलिए भी है कि राष्ट्रीय अध्यक्ष से लेके बहुत सारे चुनाव होते हैं, तो ये ठीक है, मैं जरा प्रतिक्रिया ले लेती हूँ। मशवरा से होते हैं जी। प्रदीप जी, क्या थोप दिया जाए, दूसरी पार्टियों में थोपते हैं। ठीक है सर, समय का अभाव है। प्रदीप जी, राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव कब हुआ?
ऋषु जी अगर अवसर दें, नहीं तो समय निकल जाएगा। हमारे हिस्से का समय भी राजेश यादव जी बड़े बोल रहे हैं। अच्छा है ना, देखिए लोकतंत्र की परिभाषा बड़े अच्छे से वो समझा रहे हैं, शायद आपको और हमें भी नहीं आती होगी जितने अच्छे से समझा रहे हैं, तो थोड़ा कई बार सुनने में क्या बुराई है प्रदीप जी, सुन लेना चाहिए कभी कभी। नहीं, राजेश भाई का जो नैतिक कर्तव्य है कि वो अपनी पार्टी की बात को अच्छे तरीके से अच्छे प्लेटफॉर्म पे रखें। और बात दिगर है कि वो हार गई, उस राज्य में कांग्रेस हार गई और घर का झगड़ा घर के बाहर निकल के आगे बर्तन फूटने लगे, छत टूटने लगे, ये तो बात दिगर है। ये भी एक लोकतांत्रिक व्यवस्था है, जब सारा ओपन खुला हो जाए तो ये भी एक लोकतंत्र है। हो सकता है कांग्रेस की परिभाषा में वो लोकतंत्र आता हो, लेकिन लोकतंत्र देखिए, हम जो है जनता, लोकतंत्र में जनता जनार्दन होती है, यानी भगवान होती है। अब जनता नकार दे और फिर वहां पे आप अपने बचाव की कोशिश करें और वो इलॉजिकल हो जाता है, तो इसको समझ नहीं आता। देखिए बड़ा बढ़िया मुझे लगा, हम सभी मुस्कुरा रहे थे लोकतंत्र की नई परिभाषा को सुनकर। शाम अच्छी है, मैं दिल्ली से कहीं बाहर हूँ, ठंड नहीं लग रही है, तो मैं इस खुशनुमा माहौल को ना बिगाड़ना नहीं चाहूंगा। राजनीति करके सभी हंसते हैं। इस कार्यक्रम को आपके दर्शक जो देख रहे हैं, अगर वो भी हंसे तो इससे अच्छी प्रसन्नता की बात कोई हो ही नहीं सकती है। सबसे बड़ा लोकतंत्र यही है कि अगर हमारी चर्चा से लोगों को ज्ञान मिले और वो मुस्कुराएं, हंसे, इससे अच्छी बात कुछ नहीं हो सकती है। मैं बस इतना ही कहूंगा कि राजेश यादव भाई साहब जो है हमारे मित्र हम तो कहने की परिपाटी। चलिए, आपने कहा है तो एक लाइन में कहकर मैं भी खत्म करना चाहूंगी, क्योंकि डिबेट को वाइंड अप करना है। मुस्कुराइए, आप भारत में हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए। पक्ष विपक्ष में मेरे साथ फिलहाल इतना ही। नमस्कार।